नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इनसाइट। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे योग की, जीवन में योग के महत्व की। योग पर बात इसलिए क्योंकि योग विश्व को प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। योग मानव जीवन के स्वास्थ्य और कल्याण का माध्यम है। तो 21वीं सदी में भारत की इस प्राचीन परंपरा ने विश्व को जोड़ने का काम किया है। इसलिए हर साल 21 जून का दिन विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में इस दिन को उत्साह के साथ मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इस वर्ष योग के माध्यम से संपूर्ण विश्व के स्वास्थ्य और कल्याण की कामना करना है। लिहाजा इनसाइट में हम बात योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं की करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। डॉक्टर पवन कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। साथ में हम बात करेंगे योग गुरु गुलशन अरोड़ा जी से। गुलशन जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत पवन जी मैं आपसे करूँगा क्योंकि बात हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कर रहे हैं, जो 2025 का जिसका थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्या मायने हैं इसके, क्या उद्देश्य है इसके पीछे इस वर्ष? जी, जैसा कि आपने बताया कि इस बार का जो आपने थीम है वह योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ है। इसको लेकर के भी बहुत ही एक अच्छी पहल की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही कि जो थीम है वो हम जनता से ही लें। तो इसके लिए एंट्रीज बुलाई गई थी मार्च अप्रैल में ही, और लगभग 2500 एंट्री से ज़्यादा एंट्री आई थी थीम सिलेक्शन के लिए। उनमें से यह एक थीम चुनी गई। उसका चुनने का कारण भी बड़ा अच्छा है क्योंकि वर्तमान समय में जो आप देख पा रहे हैं कि पूरा विश्व एक प्रकार से किस समस्या से गुजर रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित है और भी प्रकार की समस्याएं हैं। तो उसको लेकर के हम कैसे सभी को, पूरे विश्व को हम कैसे मैसेज दें कि योगा सभी के स्वास्थ्य को, और स्वास्थ्य का कोई एक आयाम नहीं। हमने जो योग के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो 4 आयाम हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। इन सब में वृद्धि हो जिससे पूरा विश्व ही एक परम स्वास्थ्य की प्राप्ति करे। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। जी गुलशन जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई मंचों से इस बात को कहा है कि योग ने पूरी दुनिया को एकजुट किया है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और भाईचारे की दृष्टि से भी। कैसे देखते हैं आप इसको? ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये पूरे विश्व को मैसेज दिया, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हुए इस वर्ष की जो थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की बात कही गई है। एक पृथ्वी केवल मनुष्य ही नहीं, उसमें पशु, पक्षी, वनस्पतियाँ और अन्य सारी प्रजातियों के स्वास्थ्य को लेकर के योग की बात की जा रही है। योग केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है बल्कि पूरी योग एक प्रकृति के साथ एक सामंजस्य है, एक इंटीग्रेशन है योग, जिसमें प्राण, प्रकृति, मनुष्य और अन्य जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी इसमें जोड़ा गया है। और जहाँ योग की बात की गई है वहाँ यम का एक बात कही गई, अहिंसा। हिंसा का कोई स्थान मानव जाति में नहीं है, अहिंसा की बात कही गई है। और योग की जो अहिंसा की बात हमारे महर्षि पतंजलि ने अपने यम के नियमों में बताई है कि अहिंसा, जहाँ हिंसा होगी वहाँ पर योग हो ही नहीं सकता। जब योग की हम बात कर रहे हैं तो योग में आसन जब हम करते हैं तो आसन में भी जोर जबरदस्ती वाली हिंसा यानी नॉन वायलेंस की जो वायलेशन है वो नहीं होना चाहिए। अपने शरीर के साथ जितना योग व्यक्ति आसानी से कर सकता है उतना ही करना चाहिए, जोर जबरदस्ती के साथ नहीं करना है। जी पवन जी, ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और अगर मैं इन पिछले 10 योग दिवसों की बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात, जिस तरह से दुनिया में तमाम देश भारत की अपील पर एक साथ आए, वो अपने में एक ऐतिहासिक उदाहरण है
कि किस तरह योग ने दुनिया को एक साथ लाने का काम किया है। इस पहल को आप कैसे देखते हैं, कितनी ऐतिहासिक रही है ये यात्रा? जी जी, वैसे योग का जो शाब्दिक अर्थ ही जोड़ना है, सामान्य जो हम अर्थ लगाते हैं उसका मतलब जुड़ना ही है। तो यह योग सर्वप्रथम तो स्वयं को जोड़ता है, और जो व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है इस विषय को, इस ज्ञान को, वो चाहता है कि समस्त वसुधा, समस्त विश्व उसके साथ जुड़े। प्रधानमंत्री जी को आपने देखा होगा, वह नियमित अभ्यासी हैं। उनके जीवन को कोई भी देखकर अनुभव कर सकता है कि योग उनके किस परिप्रेक्ष्य को उजागर कर रहा है, पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा है। तो यह पहल मानवता के लिए थी, पूरे विश्व के लिए थी। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जब यूएन में इस प्रस्ताव को रखा तो शहर से इसकी स्वीकारोक्ति की गई। अभी तो आप देखेंगे तो 200 से भी ज़्यादा देश इसको अपना चुके हैं और उसको हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं। योग दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। उसके साथ साथ कि यह योग दिवस पहल है, हम एक बार को जागृत हों और उसको कंटिन्यू करें। तो यह योग इस समय एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया है। पूरे विश्व को एक, हम कहें कि जीरो कास्ट हेल्थ सिस्टम इसको आप मान सकते हैं, जो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है हर वर्ग के लिए। जी बिल्कुल। गुलशन जी, अगर एक बात मैं आपसे समझना चाहूँ कि हमारे जीवन में जो योग है उसका क्या महत्व है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या दूसरे इसके जो पहलू हैं, सभी दृष्टि से योग का जीवन में बहुत महत्व है। क्या महत्व है? योग का हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्व है। अगर हम स्कूली स्तर पर देखें तो बच्चों के मानसिक विकास, शारीरिक विकास, उनका आध्यात्मिक विकास, उनका बौद्धिक विकास में योग का बहुत महत्व है। इसी तरह से अगर हम औद्योगिक क्षेत्र में जाकर के देखें तो वहाँ कहीं ना कहीं उद्योगों में काम करने वाले लोग किसी न किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। ओवरबर्डन है काम का, और उस स्ट्रेस से मुक्ति पाने का साधन योग ही बताया गया है। इस तरह से अगर धार्मिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो योग में धार्मिकता का जहाँ बात आती है वहाँ पीस ऑफ माइंड की बात कही जाती है। योग हमें एक मानसिक शांति की तरफ ले जाने का एक सुंदर मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इस तरह से देखा जाए तो प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक वर्ग के लिए योग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जहाँ तक अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो आज प्रत्येक व्यक्ति देखा जाए तो साइकोसोमेटिक डिजीज का शिकार हो रहा है। मेडिसिन लिए जा रहे हैं लोग, लेकिन ठीक फिर भी नहीं हो रहे हैं। मेडिसिन लिए जाने के बावजूद भी लोगों को बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पर योग की भूमिका अपना महत्व रखती है। हमारे शरीर के जो सिस्टम है उसको बैलेंस करती है। हार्मोनल बैलेंस योग के माध्यम से आसानी से होने लगता है। हमारी जो बोन्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। और यहाँ तक ये कहा जाए, योग शरीर, मन और आत्मा को आपस में इंटीग्रेट करने का एक साधन है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर महर्षि पतंजलि की मैं बात करूं तो उनके अनुसार अगर आप मन की चंचलता या गतिविधियों को स्थिर कर सकते हैं तो आप योग साध सकते हैं। लेकिन पवन जी, ये किस तरह से हो सकता है, कैसे हो सकता है? जी जी, महर्षि पतंजलि ने एक शास्त्र लिखा जिसको हम योग दर्शन कहते हैं। हमारे यहाँ दर्शनों की बड़ी महत्ता रही है। दर्शन उसे कहते हैं जिसको आप स्वानुभूत करें, जिसको आप आत्मसात करें, देख सकें। तो पतंजलि जी का जो ये आपने चर्चा करा, ये आप दूसरा ही सूत्र है और इसी को हम परिभाषा रूप में कहते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? योग है चित्त की वृत्तियों का रुक जाना। और ये चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं? जो हम चिंतन कर रहे हैं और उसके आचरण में हम ला रहे हैं, वो हमको क्या करती हैं? सर्कल क्रिएट करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्म का बंधन। और ये वृत्तियाँ जब तक चलती रहती हैं, व्यक्ति संसार में उलझा रहता है। वो स्व के बारे में भी, अपने बारे में भी चिंतन नहीं कर पाता।
तो पतंजलि ने कहा कि अगर ये वृत्तियाँ रुक जाएं, एक बार को ये वृत्तियाँ रुक जाएं, तो आप योग के परम रहस्य को जान सकते हैं, जीवन के परम रहस्य को जान सकते हैं। तो उन्होंने शुरुआत करी कि इन वृत्तियों को रोकने के लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा, और वो एकाग्र में अगर एक वृत्ति हो गए, आप एक ही काम को लगातार करते 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 आप बिल्कुल ही शून्य अवस्था में, जो समाधि अवस्था कही है, वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो चित्त है उसको कोई ना कोई तो उपाय चाहिए जिसमें वो लगा रहे, और लगाने के लिए आपके पास बहुत सारे स्थितियां हैं। आपने देखी होगी कि आपका थोड़ी देर के मन यहाँ लगता है, थोड़ी देर वहाँ लगता है, तो मन का स्वभाव रुकना नहीं, लगते रहना यहाँ वहाँ। आप ऐसी कोई व्यवस्था दीजिए जो कंटिन्यूटी करे। जैसे हम बच्चों को दे देते हैं कि भाई एक खिलौना दे दिया, थोड़ी देर बाद उससे उब गया, दूसरा मांगता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा दे दिया जाए जो उसमें हमेशा उसको कंटिन्यू करे, तो वो व्यवस्था योग की है, जिसके हम प्राणायाम के माध्यम से जा सकते हैं, जिसमें हम ध्यान के माध्यम से जा सकते हैं। वो अभ्यास आपको कंटिन्यू करेगा और आपका मन क्या होगा, स्थिर होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे ये यात्रा आपकी धारणा, ध्यान, फिर समाधि तक पहुँच जाएगी। तो ये स्थिति है, ये चित्त की वृत्तियाँ हमारी जो हैं ये स्थिर होनी शुरू हो जाती है। जी, योग उसको स्थिर करने का काम करता है, मन की चंचलता को एक प्रकार से उस पर अंकुश लगाने का काम करता है। लेकिन गुलशन जी, योग के 8 अंग कहे जाते हैं, इसलिए इसे अष्टांग भी कहा जाता है। ये कौन कौन से एक तो यंग हैं, और मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे साथ में कि योग या योगा जिसे हम समझते हैं, क्या ये केवल आसन तक सीमित है? नहीं जी। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने 8 अंगों की चर्चा की है, जिसमें प्रथम अंग है यम। यम के अंदर 5 नियम बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसी तरह महर्षि पतंजलि आगे नियम की चर्चा करते हैं। नियम के अंतर्गत शौच, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, और एक अंग और है। इस तरह से लाइफ को कैसे डिसिप्लिन किया जाए। जो लाइफ आज आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, हर व्यक्ति जहाँ भी चले जाओ देखो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो लाइफ को डिसिप्लिन करने में योग के जो यम और नियम बताए गए हैं, वो अपने आप में व्यक्ति को एक नई जीवन की दिशा दिखाते हैं। महर्षि पतंजलि ने तीसरा नियम बताया आसन। आसन हमारे शरीर को लचीलापन देता है। आसन हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं। आसन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का विकास करते हैं, जिसके कारण आज अगर कोई व्यक्ति योग करने लग जाता है तो वो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट कर लेता है। जैसे जैसे उसकी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट होती चली जाती है, उसकी जो बॉडी की बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिकली क्योर होने लगती हैं। व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन और दिशा की तरफ आगे जाने लगता है। चौथा, महर्षि पतंजलि प्राणायाम की बात कर रहे हैं। प्राणायाम यानी प्राण का आयाम करना। प्राणायाम 2 शब्दों से बना है, प्राण जमा आयाम। प्राण का अर्थ है एनर्जी, आयाम का अर्थ है विस्तार करना, अपने अंदर एनर्जी का एक्सपेंशन करना प्राणायाम कहलाता है। जैसे जैसे व्यक्ति प्राणायाम करने लगता है तो उसका ब्लड प्यूरिफाई होने लगता है, मन की चंचलता उसकी शांत होने लगती है। भक्ति सागर में प्राणायाम के बारे में बहुत सुंदर उल्लेख आया है। जो जो होवे प्राण वश, त्यो त्यो मन वश होए, जो जो इंद्री थिर रहे, विषय जाए सब खोए। इतनी सुंदर व्याख्या प्राणायाम की। यहाँ तक आप ब्लड प्यूरिफाई कर रहे हैं, अपना मेंटल स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप अपनी जो आपकी सेंसेस हैं उसको भी योग के द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं। आगे फिर अगला बताते हैं प्राणायाम के बाद प्रत्याहार इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये महर्षि पतंजलि प्रत्याहार के अंदर बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एक कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ करके सीमित कर लेता है, ऐसे ही एक योगी
अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है। ऐसा बताया जाता है कि जैसे सूर्य अस्त होते ही शाम के समय सूर्य किरणों को अपने अंदर समेट लेता है, ऐसे ही एक योगी अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लेता है। फिर आगे प्रत्याहार के बाद धारणा, देश बंध चित्तस्य धारणा, इस प्रकार से महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि एक ही पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट होना धारणा कहा गया है जी। फिर आगे ध्यान की बात कही, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, कि ध्यान एक ही बिंदु पर केंद्रित करके उसमें लीन हो जाना ध्यान की अवस्था में बताया गया। आगे समाधि की बात महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। समाधि, समाधि भी दो शब्दों से बना, सम जमा धी। धी का अर्थ बुद्धि, जहां बुद्धि सम हो जाए उसको समाधि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। इस तरह से अष्टांग योग की जो महर्षि पतंजलि ने पूरी दुनिया को ये सूत्र दिया है, आज पूरी दुनिया ने महर्षि पतंजलि के इस अष्टांग योग को स्वीकार कर लिया है जी। पवन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों की जो यात्रा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जब हम 11वां योग दिवस मना रहे हैं तो आर्थिक दृष्टि से एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। योग के लिहाज से भी मैं कहूँ, वो परिवर्तन क्या है, किस प्रकार का परिवर्तन आया है? जी जी, जैसा कि हमने पिछले 10 वर्षों में इस योग यात्रा को देखा है, अनुभव किया है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार इस मुहिम का साक्षी रहा है और उसमें सरकार के हर एक दिशा निर्देशन में कार्य किया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान भी हम मुख्य रूप से उसमें अपना सहयोग देते रहे हैं और इस बार भी एक कंटिन्यूटी में चल रहा है। अगर आप देखें तो जो योग में हम कहते हैं कि रोज़गार के लिए, तो रोज़गार के लिए योग एक विषय के रूप में उभरा है। आज कल के जो युवा हैं वो योग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं और लगभग देश में अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने योग प्रोग्राम को एज ए डिग्री, एज ए डिप्लोमा आरंभ कर दिया, जो कि अगर आप 2015 में देखेंगे तो बहुत कम, कुछ ही संख्या में थे। तो ये आपको रुझान दिखाता है कि कैसे योग में रोजगार को लेकर के भी कहें और अपना देखें कि अध्ययन को लेकर के, रुचि को लेकर के भी देखें तो बढ़ोतरी हुई है। और आयुष मंत्रालय ने भी अपनी बहुत सारी पहल करी हैं। उसमें हमने बहुत सारे जो हेल्थ स्कीम हैं, जो हमारी आयुर्वेद के साथ हैं, यूनानी मेडिसिन के साथ हैं, सिद्धा के साथ हैं, उसके साथ भी हमने एक योगा टीचर को भी रखने का प्रावधान जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर अभी शुरुआती चरण में रखे गए हैं। तो आने वाले समय में सरकार कुछ योजना आगे बढ़ाएगी कि जिससे और भी संख्या में ये विद्यालयों तक और कुछ हॉस्पिटल्स तक भी जाएं, जिससे हम जो हमारी थेरेपी है उसको भी एनहांस करें और उसकी कॉस्ट को भी थोड़ा इफेक्टिव बनाएं। तो इस क्षेत्र में काम चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में योग का काफ़ी रुझान है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, तो लोग योग को सीखना चाहते हैं। उसके लिए अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में हज़ारों की संख्या में जो योगा स्टूडियो हैं, योगा आपके बहुत सारे संस्थान हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो ये रोज़गार को भी बढ़ावा दे रहा है, साथ ही साथ स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दे रहा है और हमें लोगों को ये जोड़ने का सशक्त माध्यम के रूप में योग उभर कर आया है। जी गुलशन जी, उसका आर्थिक पहलू है वो खासा महत्वपूर्ण उभर कर सामने आया है। राष्ट्रीय स्तर पर भी योगा का जो एक आर्थिक पक्ष उभरा है वो दुनिया के सामने, और दुनिया में भारत की जो स्थिति उभर कर आई है योगा जैसे हमारी जो प्राचीन पद्धति हैं उसके चलते, उसको आप कैसे देखते हैं? हर व्यक्ति रोजगार चाहता है जीवन में, और जो लोग योग के क्षेत्र में आगे बढ़े, जिन्होंने योग विषय पर अध्ययन किया है, और वो लोगों को भी रोजगार मिला। योगा सब्जेक्ट पे जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया वो आज वही योग शिक्षक आज एक योगा थेरेपिस्ट बन गए हैं, बहुत सारे लोगों का इलाज कर रहे हैं। और वो इलाज जो इनक्योरेबल डिजीज़ हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, साइटिका है, स्लिप डिस्क है, आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में बहुत अच्छे परिणाम नहीं आ रहे थे। लेकिन जब से
ये योगा थेरेपिस्ट हमारे शिक्षक बन के आए हैं, तब इन लोगों ने इन लोगों को बहुत जल्दी क्योर करने में सफलता हासिल की है, जिसकी वजह से उन लोगों को आर्थिक लाभ भी हुआ है और वो अपनी आर्थिक उन्नति करते करते छोटे शहरों से महानगरों में आ गए। महानगरों से अब वो उनकी डिमांड विदेशों में भी बढ़ती चली जा रही है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से भी योग फला फूला है जी। और भारत की जो आर्थिक तीव्र गति से जो यात्रा है उसमें योग पद्धति का भी एक बहुत बड़ा योगदान मैं कहूँगा। लेकिन पवन जी, अगर हम बात करें आज की जो जीवन हमारे दिनचर्या है, जिस तरह की भागदौड़ भरी जीवन शैली हम सबकी हो गई है, जो लाइफ स्टाइल हो गया है, उसमें योगा की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? अगर आप हम वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये दवाइयाँ खा लेने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ये ऐसा कर लेने से स्वस्थ हो जाऊंगा, तो वो बहुत ही हम सुपरफिशियल हमारा जो विज़न है वो एक प्रकार से बहुत ऊपरी दृष्टि से देख रहे हैं। अगर आप यौगिक जीवन को कहें या स्वस्थ जीवन शैली कहें, वो परिभाषिक है, मतलब एक दूसरे को वो परिभाषित करते हुए हैं। योग की जो जीवन शैली है वही स्वस्थ जीवन शैली है। क्यों? क्योंकि योग में बहुत सारी जो सामान्य चीज़ें हैं वो हमने समाहित करी हुई हैं कि हमारा जागरण कैसे हो, हमारा भोजन कैसे हो, हमारा विश्राम कैसे हो। जैसे कि आपने गीता में सुना होगा, उसमें 6ठे चैप्टर के 17वें श्लोक में चर्चा करते हैं भगवान कृष्ण कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो जो लोग उपयुक्त चीज़ें अपना रहे हैं, चाहे वो आहार है, चाहे वो निद्रा है, चाहे वो जागना है, चाहे उनके दैनिक कार्य हैं, अगर उपयुक्त कर रहे हैं, और उपयुक्त क्या है? जो योगस्थ है, जो योग की शैली में आ गया है, तो योग उसको सशक्त करता है, उसको जागृत करता है, और वो जो कर्म करता है वो जागृत अवस्था वाले हैं, वही उसको स्वस्थ बनाए रख रहे हैं कि उसका जो कार्य क्रियाकलाप है वो सुचारू चल रहा है, उसका चिंतन सुचारू है, उसके व्यवहार सुचारू हैं और उसका विश्राम भी सुचारू रूप से चल रहा है। तो ये जो 4 अंग अगर सुचारू चलते हैं तो योग तभी फलित होता है और व्यक्ति भी तभी परम स्वास्थ्य कह लें, आप परम लक्ष्य कह लें, उसकी प्राप्ति कर पाता है। ये योग का मुख्य उद्देश्य है जी। गुलशन जी, योग और आहार, इसका क्या संबंध आपस में? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ लोग योगा तो करते हैं लेकिन आहार के मामले में कुछ और उनका चिंतन रहता है। तो योग और आहार का जो संबंध है वो कितनी भूमिका निभाता है एक स्वस्थ पूर्ण जीवन शैली के लिए, मानसिक शांति के लिए कितना जरूरी है? अभी हमारे डॉक्टर पवन जी ने बहुत सुंदर जो व्याख्या दी है गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु स्वप्नाबोधस्य योगा दुखा भवति। युक्ताहार उसी व्यक्ति के योग दुखों को दूर करता है जो युक्त आहार करते हैं, योग के अनुसार आहार का सेवन करते हैं, उन्हीं का योग सफल होता है। आगे एक और भी बात कही गई है, योग में मिताहार की बात कही गई है। मिताहार का अर्थ होता है अल्प आहार लेना। यदि आप योग कर रहे हो और भोजन अधिक मात्रा में कर रहे हो तो फिर आपका योग सफल आपके लिए नहीं हो सकता। आगे और भी बताया गया है, यानी जीभ के स्वाद को रोकना। जीभ को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं स्वादों से, उसके बारे में आया। पहला तप इंद्रिय बस कीजिए, इनके स्वादन को तज दीजिए। ये जो जीभ के भोजन खाने की बार बार लिप्सा पैदा हो रही है, उधर से आप योग कर रहे हो, कभी आप योग में सफल नहीं हो सकते। योग में आहार का बड़ा महत्व है। आहार, आप मिताहार में कहा गया, शरीर को 4 भागों में बांटिए, 2 भाग शरीर में भोजन से भरिए, 1 भाग जल से भरिए और चौथा भाग खाली रखिए वायु के लिए, सांस आती जाती रहे। अगर आप योग करते हुए बहुत अधिक मात्रा में भोजन पेट में ठूस ठूस के भरे जा रहे हैं तो योग सफल नहीं हो सकता। तो योग का, आहार का आपस में
काफ़ी गहरा संबंध है। और योग में यही है कि आप योगी बने। आगे ये बताया जाए तो योगी बनो। योगी का अर्थ है दोपहर, योगी 12 बजे तक दोपहर का भोजन कर लीजिएगा, योगी बन जाओगे। योगी, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो सूर्य की शक्ति से चलता है जी। जैसे जैसे सूर्य का तापमान बढ़ता है हमारे शरीर की जठरा अग्नि भी वैसे वैसे बढ़ती है। जैसे जैसे जब जठरा अग्नि बढ़ी हुई हो उस समय आप भोजन करें। तो योगी लोग 12 बजे तक दोपहर का भोजन कर लेते हैं। तो इसलिए आम जन सामान्य को भी दोपहर का भोजन 12 बजे तक कर लेना चाहिए और शाम का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले कर लेना चाहिए। ये हमारी योग पद्धति के अंदर योग और आहार का संबंध बताया गया है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो संदेश है वो विश्व के स्वास्थ्य और कल्याण की कामना करना है। गुलशन जी, पवन जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।